लास्ट क्लास में अपना लेजिस्लेटिव रिलेशंस चालू कर दिए थे, उसी को अपन ख़त्म करते हैं। और उससे पहले अपन ने आर्टिकल 246 देखा था, जिसमें अपन ने 7 शेड्यूल का बाइफर्केशन देखा था कि यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में सब्जेक्ट मैटर्स डिवाइडेड है। उसको 7 शेड्यूल में बताया गया है कि किस तरह से सब्जेक्ट मैटर डिवाइड किए गए हैं। यूनियन के लिए अपने पास है यूनियन लिस्ट, कि जिस पे सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है। फिर दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिस पे सिर्फ स्टेट लॉज बना सकता है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पे दोनों लॉज बना सकते हैं। बट अगर रिपग्नेंसी आती है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है दोनों लॉज के बीच में, तो यूनियन जो लॉ बनाएगा वो सुप्रीम होगा। ये अपन ने कल देखा था। तो अब अपन थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि 7 शेड्यूल को इंटरप्रेट करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं। सेवन शेड्यूल्स की सारी लिस्ट को इंटरप्रेट करने का क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो इसमें अपन मेनली 4 प्रिंसिपल देखते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो यूनियन लिस्ट है उसको, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी, उसको अपन को सबसे ज़्यादा वेटेज देना है। ये अपन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर अपन आर्टिकल 246 की पहली ओपनिंग लाइन ही देखेंगे, 246 का क्लॉज 1 जो यूनियन लिस्ट की बात करता है, लिस्ट 1 की बात करता है, वो चालू ही होता है नॉट विथ स्टैंडिंग से। तो ये बेसिकली सबको, यूनियन लिस्ट को सबसे सुपीरियर बता रहा है बाकी तीनों लिस्ट से। तो इसको प्रीडोमिनेट किया जाता है बाकी लिस्ट वालों। तो अगर मान लो कोई ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग किन के बीच में? यूनियन लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मैटर है और स्टेट लिस्ट में या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में, दोनों में किसी में भी कोई एक सब्जेक्ट मैटर है जो कि ओवरलैप कर रहा है दोनों लिस्ट में, तो किसका माना जाएगा? तब अपन यूनियन लिस्ट को पावर मिलेंगी, मतलब पार्लियामेंट के पास बेसिकली पावर आएगी। तो यूनियन लिस्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। स्टेट लिस्ट के साथ ओवरलैपिंग हो या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के साथ ओवरलैपिंग हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। बट इसके बाद अगर मान लो एक तरफ कॉन्करेंट लिस्ट है और एक तरफ स्टेट लिस्ट है, इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, तब कौन सुप्रीम होगा, कौन प्रिवेल करेगा? तो उस केस में कॉन्करेंट लिस्ट प्रिवेल करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे भी यूनियन की पावर आ जाएगी, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएगी ओवर स्टेट लिस्ट, अगर ओवरलैपिंग हो रही है दोनों के बीच में। तो ये एक अपना प्रिंसिपल होता है इंटरप्रेट करने का 7 शेड्यूल को। बट यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है, ये अपन सब आर्टिकल 246 के अंदर ही देख रहे हैं। बट अपन को ये देखना है कि इससे जो है आर्टिकल 246 से कॉम्पिटेंस नहीं आ रहा है, कॉम्पिटेंस लेजिस्लेचर का नहीं आ रहा है। ये पावर नहीं दे रहा है किसको? पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को। ये पावर नहीं दे रहा है, ये सिर्फ बता रहा है, ये सिर्फ रेगुलेट कर रहा है, अपनी अपनी सेपरेट फील्ड्स बता रहा है कि पार्लियामेंट इतने हिस्से में लॉ बनाएंगी, स्टेट लेजिस्लेचर इतने हिस्से में लॉ बनाएगा। क्योंकि इनकी जो पावर होती है, पावर ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ बनाने की जो पावर होती है, वो इनके पास वेस्टेड है। वेस्टेड है जस्ट बिकॉज दे आर लेजिस्लेचर, वो लॉज बना सकते हैं। और 7 शेड्यूल उनको कोई पावर नहीं दे रहा है, बस रेगुलेट कर रहा है कि ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सके। इसलिए अपन आर्टिकल 246 और आर्टिकल 254 भी पढ़ते हैं। ये एक प्रिंसिपल है। फिर दूसरा है ईच एंट्री टू बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाँ पे जो एंट्रीज दी गई हैं स्टेट, कोई भी लिस्ट के अंदर, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, कोई भी, तो वहाँ पे टर्म्स लिखे होंगे कोई भी सब्जेक्ट मैटर की। अपन को उनका सबसे वाइडेस्ट पॉसिबल मीनिंग निकालना है, सबसे मोस्ट लिबरल अप्रोच रखनी है अपन को इंटरप्रिटेशन के लिए, उन एंट्रीज़ के लिए, उन जो पावर्स बताई गई हैं। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जनरली क्या है, वहाँ पे जनरल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं बहुत। तो अपन को इससे कनेक्टेड, इनसे कनेक्टेड जो भी एंसिलरी टर्म्स भी होंगे, एंसिलरी पावर्स भी होंगी, उनको भी साथ लेते हुए चलना है।
पर वो ऐसा नहीं कि कुछ भी अपन एक्सटेंड मान ले। ये एंसिलरी पावर्स जो होंगी वो फेयरली और रीजनेबल होनी चाहिए, कि उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है जो एंट्री दी गई है। जैसे अपन कोई भी एक एंट्री मान लें, यूनियन लिस्ट के अंदर एक एंट्री है जो कि है फॉरेन लोन की। तो अगर फॉरेन लोन लिखा है, वहाँ पे सिर्फ ये लिखा है फॉरेन लोन, तो अपन इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसमें लोन कैसे लेना है, टेकिंग ऑफ लोन कैसे होगा वो भी पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी क्योंकि यूनियन लिस्ट में है, और गिविंग बैक जो रिटर्न करना है उन सब के रेगुलेशंस भी यूनियन बनाएगी। तो ये सब चीज़ें अपन एक सिंगल टर्म से इनसे एंसिलरी कनेक्शन ढूंढ के इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इनको वाइडेस्ट पॉसिबल और मोस्ट लिबरल अप्रोच से करना है। ये दूसरा प्रिंसिपल है। फिर थर्ड प्रिंसिपल आता है अपना इंटरप्रिटेशन का, जो है अपना डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन होती है। पिथ एंड सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? पिथ एंड सब्सटेंस मतलब अपन उस स्टैट्यूट का, उस लॉ का जिसकी भी अपन चेक कर रहे हैं, उसका ट्रू नेचर निकालते हैं। ट्रू नेचर या फिर पर्पस क्या है उसका लॉ को पास करने का। क्योंकि जो यूनियन की पावर है और जो स्टेट की पावर है, उनके रिस्पेक्टिव लिस्ट में उनकी पावर एक्सक्लूसिव है, जनरल सेंस में एक्सक्लूसिव पावर है। तो अपन ये कॉन्स्टिट्यूशन ये अवॉइड करना चाह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ये अपनी लिस्ट में खुश रहे, ये अपनी लिस्ट में खुश रहे, इनके बीच में कोई एक दूसरे के स्पीयर में ना आए। तो ये इंक्रोचमेंट को बचाने के लिए, इस इंक्रोचमेंट से बचाने के लिए अपन ये वाली डॉक्ट्रिन को यूज़ करते हैं पिथ एंड सब्सटेंस की। इससे अपन उसका ट्रू नेचर, किसी भी लॉ का ट्रू नेचर या ट्रू पर्पस पता करते हैं। अगर अपन ये देख पाएंगे कि उसका ट्रू नेचर क्या था किसी भी स्टैट्यूट का, तब अपन ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो कंसर्न लेजिस्लेचर है, कंसर्न लेजिस्लेचर पार्लियामेंट भी हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है, वो केस टू केस देखा जाएगा। तो जो कंसर्न लेजिस्लेचर होगा उसकी कॉम्पिटेंसी थी भी कि नहीं वो लॉ पास करने की, वहाँ पे कोर्ट ये चेक करेगा कि कॉम्पिटेंसी थी कि नहीं। वो कॉम्पिटेंसी कैसे चेक करेगा? वो उसका लॉ का ऑब्जेक्ट देखेगा और वो कैसे रिलेट कर रहा है वो मैटर से, जो भी लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है, उससे उसको कंपेयर करके देखा जाएगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट, लेजिस्लेशन का जो ऑब्जेक्ट है और जो मैटर लिखा हुआ है, मैटर जो कॉम्पिटेंसी के अंदर आता है वो है, तो वो लेजिस्लेशन वैलिड हो जाएगा, उसको कोर्ट कुछ नहीं करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो गलती से, क्योंकि कोई एयर टाइट कंटेनर्स नहीं है दोनों लिस्ट में, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो सकती है, बट अगर उनका ऑब्जेक्ट और मैटर सब बराबर है, कोई फाउल प्ले नहीं है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत इंक्राउचमेंट भी अलाउड रहेगा वहाँ पे भी। यहाँ पे अपन को लॉ एज अ होल देखना रहेगा, अपन ऐसे पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कोई भी पार्ट्स को। लॉ एज अ होल में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, इसमें ऑब्जेक्ट देखना रहेगा, इसमें अपन को स्कोप भी देखना रहेगा, और इसके इफेक्ट भी देखना पड़ेगा कि आगे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इसी से अपन को उसका ट्रू कैरेक्टर पता चलेगा किसी भी लेजिस्लेशन का, है ना। ये है अपना थर्ड प्रिंसिपल। फिर अपना फोर्थ और लास्ट प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन का लिस्ट का, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका क्या है, ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है कि यू कैनॉट डू इनडायरेक्टली what you cannot do directly। तो जो आप इनडायरेक्टली नहीं कर सकते उसको, जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। ये बेसिकली ये वाली डॉक्ट्रिन बताती है अपन को, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसको बहुत अच्छे से एक केस में समझाया था, तो अपन डायरेक्ट वही केस देख लेते हैं। ये वाला था KCG नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का। इसमें पूरा आइडिया बताया था कि जनरली अपन देखते हैं कि
लेजिस्लेचर कोई एक लॉ पास कर रहा है तो वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही पास कर रहा है, ऐसा अपन को दिख रहा है, अपेरेंट है, मतलब ऊपर से देखने पे लग रहा है। बट अगर अपन उसका सब्सटेंस देखेंगे, अपन उसको इन डेप्थ देखने जाएंगे किसी लॉ को, तो पता चलेगा कि जो उनकी पावर्स थी उनको उनने ट्रांसग्रेस कर लिया, उसके आगे बढ़ गए हैं। ये पता कैसे चलेगा कि ट्रांसग्रेशन हुआ है? ये प्रॉपर एग्जामिनेशन से ही पता चलता है। आपको ऊपर ऊपर से तो बराबर लग रहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक डिस्गाइज दिया गया है इसको पास ऑन करने के लिए। अगर अदर वर्ड्स में देखें तो सब्सटेंस ऑफ द एक्ट दैट इज मटेरियल एंड नॉट मेरली द फॉर्म, तो उसका फॉर्म मैटर नहीं करता, उसका मटेरियल क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो मैटर करता है। अगर सब्जेक्ट मैटर ही ऐसा है कि बियॉन्ड द पावर्स है, मतलब वो उन मैटर पे लेजिस्लेशन बना ही नहीं सकते थे, तो वो कैसे भी फॉर्म में हो वो उसको बचा नहीं सकते, ठीक है, वो लॉ को स्ट्राइक आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रोहिबिशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट ने प्रोहिबिट किया है, उन्होंने लिस्ट बताई गई है कि आपको इतने इतने पावर्स के अंदर ही रहना है, तो कोई भी लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। A thing is colorable which in appearance only and not in reality what it purports to be, ठीक है, सिर्फ दिखने से वो लग रहा है बट वो रियलिटी में वो चीज़ है ही नहीं। और आज तक एक ही केस हुआ है ये वाला, इसके जिसके इस डॉक्ट्रिन के बेसिस पे कुछ स्ट्राइक आउट किया गया है, वो इस केस में था, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कम्बेश्वर सिंह वाले में। ये अपने इंटरप्रिटेशन के टूल्स हो गए जो अपन 7th शेड्यूल में यूज़ करते हैं आर्टिकल 246 के अंदर। फिर अपन आते हैं, अपन ने देखा है कि अपन ने अभी देख लिया कि उन दोनों को अपने सेपरेट सेपरेट में काम करना है। यूनियन को अपनी लिस्ट में प्लस कॉन्करेंट में और स्टेट को अपनी लिस्ट में प्लस कॉन्करेंट में पावर्स दी गई है। बट अपन ने देखा है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपन क्वाज़ी फेडरल बोलते हैं, क्वाज़ी फेडरल या फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूनिटरी स्ट्रक्चर ऐसा बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं उसका एक रीज़न यहाँ पे भी अपन को देखने मिलता है कि कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जब यूनियन जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर लॉज बना सकती है। वो कैसे हैं? वो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, वो अपन अभी देखते हैं। क्या क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है? बेसिकली 5 सर्कमस्टांसेस हैं। पहला है अपना नेशनल इंटरेस्ट में, ये बताया गया अपन को आर्टिकल 249 के अंदर। सेकंड है अपना इमरजेंसी हो गई है, इमरजेंसी अनाउंस कर दी, प्रोक्लेम कर दी गई है, तो आर्टिकल 250 में इसका प्रोविज़न दिया है कि इमरजेंसी के केस में यूनियन स्टेट लिस्ट में लॉज बना सकता है। थर्ड है बाय कंसेंट, कंसेंट किसकी? ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स कंसेंट दे दे अपनी कि पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बनाए, तभी बना सकते हैं, ये 252 में दिया है। फोर्थ क्या है? अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या ऐसे ही कुछ भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ है उसको इफेक्ट देना है, इफेक्ट, तो इन केसेस में भी बना सकता है, ये अपन को 253 के अंदर दिया है। और एक लास्ट है, अगर फेलियर हो गया है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ऑफ स्टेट, किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सही से नहीं चल रही है, उसका पूरी तरह से फेलियर हो गया है, तो तब भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉज बना सकता है। ये अपन को 356 में दिया है, इसको अपन ऊपर से ही देखेंगे क्योंकि इमरजेंसी के प्रोविजन में अपन इसको डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी अपन इनको एक एक करके देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या दिया हुआ आर्टिकल्स के अंदर। पहले से स्टार्ट करेंगे तो आर्टिकल 249 बताता है अपन को नेशनल इंटरेस्ट में। तो ये आर्टिकल स्टार्ट ही करता है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से, मतलब अभी तक अपन ने जितने भी पढ़े हैं आर्टिकल 249 से, जितने भी पहले के आर्टिकल्स पढ़े हैं वो सब इस पे अप्लाई नहीं करते, ये प्रिवेल करेगा बाकियों के आर्टिकल्स पे, पहले के आर्टिकल्स पे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया है कि क्या प्रोसेस है। यहाँ पे जो है राज्यसभा, जो कि अपनी काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है, वो अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दे,
किस चीज़ का रेजोल्यूशन, क्या होगा उस रेजोल्यूशन में? वो ऐसा रेजोल्यूशन होगा कि उनको लग रहा है कि नेसेसरी है या फिर एक्सपीडियंट है, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, है ना, किसमें, नेशनल इंटरेस्ट में, कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूरी है नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट लॉ बनाए, पार्लियामेंट मेक लॉ, कौन से लॉ, किस तरह के लॉ, स्टेट लिस्ट में जो दिए हुए हैं, स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। तो रेजोल्यूशन ऐसा राज्यसभा को पास करना है, पर ये किस मेजॉरिटी से पास होगा? अपन ने कई तरह की मेजॉरिटीज देखी है अभी तक, तो ये जो पास होना है इसके लिए अपन को लगेगी एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने बैठे हैं उस मीटिंग में उतने, उनका 2/3 मेजॉरिटी से अगर एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है इन ग्राउंड्स पे, तब पार्लियामेंट एम्पावर हो जाएगी कि वो स्टेट लिस्ट पे कोई भी मैटर पे लॉ बना सकती है। बट जो रेजोल्यूशन रहेगा उसमें मेंशन रहेंगे कि आप इन मैटर्स पे लॉ बना सकते हो। आपको पूरी तरह से पूरी स्टेट लिस्ट नहीं मिल गई है कि आप किसी भी मैटर पे लॉ बनाएं। जनरली उस रेजोल्यूशन के अंदर मैटर भी लिखा रहेगा कि किस मैटर पे आपको लॉ बनाना है, और वो जनरली वो भी बताते हैं कि कौन से एरिया पे लगेगा। ठीक है, वो होल ऑफ इंडिया भी हो सकता है या फिर पार्ट भी हो सकता है, वो रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई हो जाएगा। और पास करने की मेजोरिटी बता दी है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये सिर्फ राज्यसभा को करना है, यहाँ पे लोकसभा का कोई सीन नहीं है। ये अपन को क्लॉज 1 के अंदर दिखता है। ठीक है, फिर ये क्लॉज 1 में अपन को बता दिया कि कैसे चालू होगा। क्लॉज 2 बताता है कि कब तक रहेगा। तो जनरल रूल है कि वो 1 साल अप टू 1 ईयर रहेगा, अप टू 1 ईयर। इससे छोटा भी हो सकता है, वही रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई कर दे, बट अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है या फिर इससे ज़्यादा है तो नहीं हो सकता, सिर्फ अप टू 1 ईयर ही हो सकता है एट अ टाइम। बट इसके बाद, इसके अलावा कंटिन्यूएशन पास हो सकता है। कंटिन्यूएशन के लिए जो होगा सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस किसका, एज क्लॉज 1। 1 साल पूरा होने वाला है तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स फिर से सेम प्रोसेस करके 1 साल और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भी एट अ टाइम अप टू 1 ईयर बढ़ा सकते हैं, ये पावर फिर से काउंसिल ऑफ स्टेट्स को दी है, और वो सेम प्रोसेस अपन को यूज़ करना है जो अभी अपन ने ऊपर देखा। और हर बार जब तक वो चाहें तब तक बार बार 1 ईयर करके कर सकते हैं। और अगर नहीं बढ़ाया गया, अगर मान लो 1 साल के बाद नहीं बढ़ाया गया, तो वो ऑटोमेटिकली सीज कर जाएगा। ये बताया। फिर सीज हो गया, अगर रेजोल्यूशन सीज हो गया पर लॉज तो बन गए हैं, तो उनका क्या होगा? मतलब पार्लियामेंट ने लॉज बना ली उतने ड्यूरेशन में जो भी दिया था रेजोल्यूशन पास करके, तो उनका, उन लॉज का क्या होगा? उनके लिए अपन को बताया गया है क्लॉज 3 ही, आर्टिकल 249 का। ये बताता है कि जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं रेजोल्यूशन पास होने के बाद अंडर क्लॉज 1 या फिर क्लॉज 2 कंटिन्यूएशन के साथ, तो उस ड्यूरेशन में जो भी वो लॉ पास करेगा, वो सीज हो जाएंगे, सीज टू हैव इफेक्ट। पर ये कब होंगे? ये होंगे आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कब से, कौन सी डेट से? वो ये वाली डेट होगी जिस दिन जो रेजोल्यूशन सीज हो रहा है, रेजोल्यूशन जिस दिन से बंद होगा, इस दिन से अपन 6 महीने तक पार्लियामेंट का लॉ इन इफेक्ट रह सकता है। ये अपन को क्लॉज 3 बता रहा है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, ये उतना ही पार्ट सीज होगा जितना वो इनकॉम्पिटेंट होता बनाने के लिए। इनकॉम्पिटेंट मतलब कैसे? कि अगर कोई लॉ है, अगर उसके पास पावर नहीं होती, अगर वो प्रॉपर स्टेट लिस्ट का मैटर है और उसके पास कॉम्पिटेंसी सिर्फ इसी वजह से आई है क्योंकि राज्यसभा ने उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया है, तो सिर्फ उतना पार्ट जितना वो बिना राज्यसभा के नहीं कर पाता, उतना ही पार्ट सीज होगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा हो जाए, यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर बताया गया है कि उतने ही एक्सटेंड तक, एक्सटेंड ऑफ इनकॉम्पिटेंसी, उतना ही सीज होगा आफ्टर 6 मंथ्स। पर जो एक्शन ले लिए गए हैं, एक्शंस डन,
कोई भी उस लॉ के इफेक्ट के दौरान कोई भी एक्शन जो पुराने ले लिए गए हैं या फिर नहीं लिए गए हैं एज अकॉर्डिंग टू लॉ ओमिटेड टू बी डन, उन पे नो इफेक्ट। उनको आप बाद में जाके इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इवन आफ्टर 6 मंथ्स का पीरियड जहाँ पे लॉ सीज टू इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर ये हो गया नेशनल इंटरेस्ट में। फिर अपन दूसरा देखते हैं जो कि अपना आता है सेकेंड वाला। ये अपन को बताता है जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो। ये अपन को बताया गया आर्टिकल 250 के अंदर, 250 के अंदर। तो यहाँ पे भी इसकी शुरुआत भी नॉन अब्सटेंट क्लॉज से होती है, मतलब ये वाला आर्टिकल सुप्रीम होगा बाकियों के आर्टिकल से। तो ये नॉटविथस्टैंडिंग पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में कुछ भी दिया हो ये उसके ऊपर आएगा अगर ये अप्लाई हो रहा है तो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द चैप्टर। तो ये आर्टिकल 250 कब अप्लाई करता है? ये तभी करता है जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होगी। ये कब होती है अपन इसको डिटेल में करेंगे जब अपन आर्टिकल 352 के पास आएंगे, वहाँ देखेंगे अपन इसको। ठीक है, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होगी तो वहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी, पार्लियामेंट एम्पावर हो जाएगा। किसके लिए? मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट के लिए। आर्टिकल 249 में अपन ने देखा कि पर्टिकुलर मैटर्स पे ही राज्यसभा पावर देती है, बट इसमें अगर जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होती है वहाँ पे उनके पास पूरा ही स्टेट लिस्ट उनके लिए होती है कि वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकते हैं जैसा उनको ज़रूरी लगे। और यहाँ पे भी उनके पास फ्रीडम रहेगी कि वो पूरे इंडिया पे लगाना चाहते हैं या फिर एनी पार्ट पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये पार्लियामेंट की पावर आ जाती है। और इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है जो अपन ने क्लॉज 3 में ऊपर देखा कि ये जो लॉ बनेगा आर्टिकल 250 के अंदर जो पावर आ रही है पार्लियामेंट की, वो लॉ कब तक इफेक्ट में रहेगा ये अपन को क्लॉज 2 बता रहा है। तो यहाँ पे भी सेम है, जैसे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है ये जो है ये सीज हो जाएगा। ठीक है, इस दिन से, इस डेट से, इस डेट से 6 मंथ्स, इसमें डेट से 6 मंथ्स के बाद जो लॉ है उसका ऑपरेशन भी सीज हो जाएगा, उसका इफेक्ट भी सीज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर जो पुराने एक्शंस लिए गए हैं उन सब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपन को क्लॉज 2 बताता है। फिर अपन आते हैं, अपन ने देखा कि इन दोनों आर्टिकल्स में अपन ने देखा कि पार्लियामेंट के पास स्टेट की पावर आ रही है। ठीक है, तो अगर स्टेट लिस्ट की पावर आ रही है बेसिकली, तो अपन ने एक आर्टिकल देखा था 254 जहाँ पे अपन ने बात करी थी कि कॉन्करेंट लिस्ट में जब पावर, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी आ रही है दोनों के लॉज के बीच में, स्टेट और यूनियन के बीच में, तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा और बाकी का वॉइड हो जाएगा। बट इन केसेस में क्या होगा? अगर आर्टिकल 250 में कोई लॉ बन रहा है या फिर आर्टिकल 249 में कोई लॉ बन रहा है तो स्टेट की पावर का क्या हो जाएगा उस रिगार्ड में, तो वो अपन को बताता है आर्टिकल 251। ये बात करता है इनकन्सिस्टेंसी की, बट ये सिर्फ आर्टिकल 249 एंड 250 के लॉस के रिलेटेड ही है, बाकी के लिए नहीं है। बाकियों के लिए अपन कॉन्करेंट लिस्ट की इनकन्सिस्टेंसी के लिए अपन 254 देखते हैं। तो ये बता रहा है आर्टिकल 251 अपन को बता रहा है कि आर्टिकल 249 और 250 की वजह से स्टेट की जो पावर होगी रिगार्डिंग स्टेट लिस्ट, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, नॉट रिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली साथ साथ चलेगी, स्टेट की पावर तो चली रही है उसके साथ साथ पार्लियामेंट को पावर है, तो दोनों लॉज बना सकते हैं साथ साथ सेम चीज़ पे। ठीक है, और अगर सेम रहेंगे तो दोनों लॉज चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, कोई उल्टी बात हो रही है, तब क्या होगा? क्योंकि दोनों लॉज बना सकते हैं तो इनकन्सिस्टेंसी आने की चांसेस बहुत है। तो वहाँ पे जो है सेम प्रिंसिपल लगेगा कि पार्लियामेंट का लॉ विल प्रिवेल, लॉ विल प्रिवेल।
यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा पास हुआ था लॉ, स्टेट का लॉ पहले पास हुआ था या पार्लियामेंट का लॉ पहले पास हुआ था, ये फ़र्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट का बनाया लॉ ही प्रिवेल करेगा। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि आर्टिकल 254 में अपन ने देखा था कि स्टेट का लॉ वॉइड हो जाएगा, वॉइड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिकल 250 अंदर के 250 के अंदर क्या हो रहा है कि उतने एक्सटेंड तक कोई भी लॉ इनऑपरेटिव हो जाएगा स्टेट का, ठीक है, उसी रिपेग्नेंसी के एक्सटेंड तक, टू द एक्सटेंट ऑफ रिपेग्नेंसी। यहाँ इनऑपरेटिव क्यों हो रहा है, यहाँ पे वॉइड क्यों हो रहा है, यहाँ पे इनऑपरेटिव इन सिनेरियो में 250 और 249 के सिनेरियो में इनऑपरेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 249 और 250 के अंदर लॉज बनते हैं वो कोई शॉर्ट पीरियड के लिए बनते हैं और वो सीज टू इफेक्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे 249 में देखा 1 ईयर तक है और उसके बाद भी 6 मंथ्स तक है, उसके बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे ही पार्लियामेंट के लॉज ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे वापस से स्टेट के इन्फोर्स होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बताया गया है इसके अंदर अपन को आर्टिकल 251 के अंदर। फिर अपन थर्ड सिनेरियो में आते हैं जब पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं स्टेट लिस्ट पे, तो वो है बाय कंसेंट ऑफ टू स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स। इसमें क्या सीन है, इसमें अगर अपन क्लॉज 1 देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एक तरह से दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को, क्या कि वो लोग एक रेजोल्यूशन पास कर ले अपने आपस में, तो रेजोल्यूशन पास कर लेंगे आपस में। रेजोल्यूशन से क्या होगा, ये बेसिकली उनको पावर दे देगा, एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर के कोई भी मैटर पे वो लॉ बनाने के लिए बता सकता है, रेजोल्यूशन पास कर लेंगे दो से ज़्यादा स्टेट्स, और इसी से जैसे ही रेजोल्यूशन पास हो जाएगा पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी, वो लॉज बना सकता है। और मान लो सिर्फ दो ही स्टेट्स ने मिलके किया, तो यहाँ पे बाद में जो है अदर स्टेट्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, मे ऑल्सो अडॉप्ट। तो बाद में एक और वो लोग आपस में जो स्टेट्स और ज्वाइन करना चाहते हैं इस रेजोल्यूशन के अंदर, तो वो लोग अपने ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करके इसी लॉ को फॉलो कर सकते हैं जो पार्लियामेंट पास करेगा उस रिगार्ड में, ठीक है ना। तो अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अंदर बस उनको एक रेजोल्यूशन सिंपल सा पास करना होता है। बट इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं जो अगर अपन क्लॉज 2 देखेंगे जिसमें पता चलता है कि मान लो एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया और पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, उन्होंने लॉ बना दिया, तो जो लॉ बनेगा उसको अमेंड और रिपील ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक बार आपने रेजोल्यूशन बना के पार्लियामेंट को पावर दे दिया, आप वापस नहीं ले सकते, और जो भी लॉ बनेगा उसको सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड या रिपील कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर इंटरफियर नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हैं, 252 के अंदर है ये 252 के अंदर है। फिर चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा सिंपल सा है, आर्टिकल 253 के अंदर ये बात करता है कि अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं उनको इफेक्ट देना है, गिविंग इफेक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इंटरनेशनल लेवल की जो भी रहेंगी। तो यहाँ पे सिंपल पावर है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है, तो ये किसी के लिए भी कर सकते हैं, होल ऑफ इंडिया के लिए कर सकते हैं या फिर एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ट्रीटी के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर, वॉट एवर। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, कोई दूसरी कंट्री या कंट्रीज़ के साथ, या फिर अगर कोई दूसरी बॉडी है, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कोई एसोसिएशन है, उनके कोई डिसीजन है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट होती है, उनका कोई डिसीजन का इफेक्ट देना है, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, भले ही वो स्टेट लिस्ट में क्यों ना हो। फिर लास्ट ऑप्शन जो है जब स्टेट लिस्ट में बना सकता है वो है आर्टिकल 356 में, ये है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। इसमें अपन सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लॉज देखेंगे, थोड़ा बड़ा सा है, पर अभी के लिए इस रिगार्ड्स में अपन सिर्फ एक छोटा सा क्लॉज देखेंगे
कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं, में प्रोक्लेम, और वो वहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कि जो पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक्सरसाइज करेगा कौन? बाय पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट साहब ये ऑर्डर कर सकते हैं अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर दिख रहा है तो। ये पावर दी गई है आर्टिकल 356 के अंदर, प्रेसिडेंट को पावर मिली है। ये कुछ तरीके हैं जिनमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी लॉज बना सकता है। फिर बस एक आखिरी चीज़, लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंदर अपन ने कुछ कुछ जगह पे देखा था कि कहीं कहीं पे रिकमेंडेशन लेना या फिर प्रीवियस सैंक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो उस रिगार्ड में आर्टिकल 255 दिया गया है कि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, ठीक है, या फिर उस कोई भी एक्ट का कोई भी प्रोविजन, एनी प्रोविजन, ये भी हो सकता है, पूरा एक्ट भी हो सकता है, कोई प्रोविजन भी हो सकता है, ठीक है, इनको इनवैलिड नहीं बोला जाएगा, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ की रिकमेंडेशन या फिर प्रीवियस सैंक्शन नहीं मिला है, नॉट गिवन। कि अगर किसी लॉ में, जैसे अपन मनी बिल का देखा था, उसमें प्रीवियस रिकमेंडेशन ज़रूरी है प्रेसिडेंट साहब की, तो अगर वो रिकमेंडेशन नहीं मिला है तो अपन सिर्फ उस ग्राउंड पे उसको इनवैलिड नहीं करेंगे अगर, इफ़, यहाँ बहुत बड़ा इफ़ आता है, इसको अगर अपन से देखें तो इफ़ अगर एसेंट मिल गई है उसको, किसी लॉ को परमिशन मिल गई है, कैसे परमिशन मिली है? कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नर की रिकमेंडेशन ज़रूरी है, पर गवर्नर साहब ने या तो असेंट दे दी है या फिर प्रेसिडेंट साहब ने ही असेंट दे दी है, तो इस ग्राउंड पे उस एक्ट को आप इनवैलिड नहीं बोल सकते। राज प्रमुख अब होते नहीं है, बट उनका भी बताया है कि अगर उनके रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, बट अगर रिकमेंडेशन नहीं लिया है पर फिर भी असेंट मिल गया है राज प्रमुख का या फिर प्रेसिडेंट का, या फिर अगर प्रीवियस सैंक्शन चाहिए या फिर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट साहब की, जैसे मनी बिल का एग्जांपल है, और आपने रिकमेंडेशन नहीं लिया बट उसके बाद भी बिना रिकमेंडेशन के भी प्रेसिडेंट साहब ने उसको असेंट कर दिया है, तो वो बिल को आप चैलेंज नहीं करोगे इस ग्राउंड पे कि कोई रिकमेंडेशन या प्रीवियस सैंक्शन नहीं लिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।